कि सर हमें समझ नहीं आता कि हम पढ़े कैसे। अगर हम बुक खोल के बैठ भी जाएं तो हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है और हमें कुछ समझ नहीं आता। तो दोस्तों आज एग्जैक्टली हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब टॉपर्स कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या समझते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनका थॉट प्रोसेस वो क्या होता है। तो जो सबसे पहले टेक्निक है उसे बोलते हैं द बिग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप विकिपीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा है Electromagnetism is a branch of physics involving the study of the electromagnetic force, a type of physical interaction that occurs between electrically charged particles। अगर हम में से कोई भी पहली बार इस चीज़ को पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी समझ आएगा। तो इस वक्त पर जो आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए वो है, यार कहना क्या चाह रहा है, यानी क्या करता क्या है ये, इससे होगा क्या, इन शॉर्ट है क्या ये। इवन आइंस्टाइन कहते थे कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकते तो वो चीज़ आपको खुद भी नहीं आती। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट द बिग आइडिया में अच्छे होना चाहते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक छोटी क्लास का बच्चा बैठा है और आप एक टीचर हैं और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट उस बच्चे को समझाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक बच्चे को समझाना हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है तो हम उसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बिजली से चुंबक बना सकते हैं, मैग्नेट, और चुंबक से बिजली। और अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में या फिर उस इमेजिनरी बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे जिन्हें अब हमें आंसर करना है। सवाल जैसे कि ये कैसे होता है, ये होता क्यों है, ये कब होता है और ये कहाँ पर होता है, यानी कैसे, क्यों, कब, कहाँ। जैसे कि वो इमेजिनरी बच्चा आपसे पूछ सकता है कि ठीक है आप बोल रहे हो कि बिजली से चुंबक पैदा किया जा सकता है, चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है, पर ये करोगे कैसे। तो अब आपको बुक में इस सवाल का जवाब ढूंढना है और ये चीज़ आप उस बच्चे को समझा सकते हो कुछ इस तरीके से कि चलो पहले हम ऐसा करते हैं, हम बिजली से चुंबक बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक सेल लेते हैं, बैटरी जो टॉर्चेस के पीछे भी लगती है, और एक स्टील का या फिर लोहे का टुकड़ा जिसमें हमने कॉपर की तार बांधी है, तांबे की। अब जैसे ही हम इस सेल को, इस बैटरी को इस तांबे की तार से जोड़ेंगे तो इस तांबे की तार में करंट जाएगा यानी बिजली, और उससे ये स्टील का या लोहे का टुकड़ा एक चुंबक बन जाएगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि हम इसका मैग्नेटिज्म कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम डिसाइड करेंगे कब ये चुंबक रहेगा और कब नहीं। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत बड़े लोहे का टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो आप अपनी क्रेन के आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा सकते हैं और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे उसमें बिजली जाएगी और उस बिजली से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक चुंबक बन जाएगा और उस चुंबक से वो लोहे का टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब भी आपको इस बड़े लोहे के टुकड़े को कहीं पे छोड़ना है तो आप अपना स्विच ऑफ करके वो बिजली बंद कर सकते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक चुंबक नहीं रहेगा और वो लोहे का टुकड़ा वहाँ से छूट जाएगा। इसी तरीके से आप उस इमेजिनरी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं कि एक चुंबक से बिजली कैसे पैदा की जा सकती है। इसके लिए पहले हमें उस बच्चे को इमेजिन करवाना पड़ेगा कि एक चुंबक से कोई चीज़ निकलती है जिसका नाम है फ्लक्स। जिस तरीके से हम हवा को नहीं देख सकते उसी तरीके से हम चुंबकीय शक्ति, उसके मैग्नेटिज्म, उसके फ्लक्स को नहीं देख सकते। और वो फीलिंग उस बच्चे में आनी चाहिए, यानी जब भी वो चुंबक को देखे तो उसे लगना चाहिए कि इससे कुछ निकल रहा है जिसका हमने नाम रखा हुआ है फ्लक्स। अब जब भी हम एक चुंबक के सामने एक तार को, एक कंडक्टर को रखेंगे तो वो फ्लक्स उस तार को छुएगा, लेकिन उस तार में बिजली पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस तार को हिलाते हैं या फिर उस चुंबक को हिलाते हैं, यानी वो फ्लक्स उस तार को काटने लग जाए, उस चुंबक की चुंबकीय शक्ति उस तार को काटने लग जाए, तो उस तार में बिजली पैदा हो जाएगी। और इस चीज़ को हम फैराडे लॉ के नाम से जानते हैं, यानी फैराडे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ बताया था। और अगर हम ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े चुंबकों को पानी से घुमाने लग जाएं तो उनको हम हाइड्रो प्लांट बोलते हैं, और अगर स्टीम से घुमाने लग जाएं तो उनको थर्मल प्लांट्स। अब नेक्स्ट सवाल जो वो बच्चा आपसे पूछ सकता है वो ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका जवाब जो साइंस के पास है वो ये है कि उन्हें भी नहीं पता ये होता क्यों है। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने एक दुनिया में, एक नेचर में पैटर्न ढूंढा जिसे हम बोलते हैं लॉ, और उस लॉ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। यानी जब भी हमारे दिमाग में आए कि ऐसा क्यों हुआ,
और वो लॉ की वजह से है, तो हमें अपने दिमाग को रोकना पड़ेगा कि वो आगे ना सोचे, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। और फिर भी अगर हम अपने दिमाग को नहीं रोक पाते तो या तो हमें नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा या फिर हम अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इसी तरीके से हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का ये फ़ायदा है कि पहले आपके दिमाग में सवाल है और उस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए आप किताब पढ़ रहे हैं, ना कि जिस तरीके से ऑथर ने लिखा है वो जहाँ पे भी आपको ले जाना चाह रहा है उसी तरीके से आप पढ़ी जा रहे हैं और आपके दिमाग में कोई स्टोरी, कोई इमेजिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप हो रहा। इससे आपका दिमाग एक टारगेटेड मिसाइल की तरह काम करता है, यानी आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई टारगेट है जिसका आंसर आप ढूंढना चाह रहे हैं। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, बिग आइडिया के पास नेक्स्ट सुपर कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनेशन। दोस्तों, क्रैमिंग में, रट्टे में और एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इमेजिनेशन का। हमने बहुत बार देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स साइंस और मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स को, यूनिट्स को या फिर हिस्ट्री में डेट्स को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी लिक्विड का फ्लो रेट 64 क्यूमेक्स है, यानी 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस नंबर को ऐसे याद करेंगे, 64 क्यूमेक्स, 64 क्यूमेक्स, 64 क्यूमेक्स। ना ही उनके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट हो रही है और फाइनली ये मेमोरी में भी बहुत कम इंप्रेशन डालेगा और आपको जल्दी भूल भी जाएगा और इससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होता। इस फ्लो रेट को इमेजिन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 64 का क्यूब रूट होता है 4। अब इसे इमेजिन करने के लिए पहले आप इमेजिन कीजिए 4 मीटर। हो सकता है ये आपके रूम का साइज हो या फिर वॉशरूम का साइज, इंटू 4 मीटर इतना लंबा और इंटू 4 मीटर इतना गहरा, यानी ऑलमोस्ट आपके पूरे कमरे जितना। इतना लिक्विड एक सेकंड में एक जगह से जा रहा है। अगर इस फ्लो रेट के सामने आप खड़े हो जाएं तो ये लिक्विड का फ्लो आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे फेंकने की क्षमता रखता है। ये उसी तरह है जिस तरीके से एक चींटी के ऊपर हम पूरी की पूरी बाल्टी फेंक दें। इतना ज़्यादा फ्लो रेट है ये 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर इस तरीके से आप यूनिट्स को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी मेमोरी में बहुत इमोशनल इम्पैक्ट डालता है और आपको याद रहता है कि ये इतना बड़ा था और आपकी यूनिट्स की भी कभी गलती नहीं होगी। कभी आप इसको 64 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, ये तो एक गिलास के बराबर है, जबकि 64 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आपके पूरे कमरे के बराबर। इसी तरीके से आप प्रेशर का यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इमेजिन कर सकते हो। 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि एक छोटा सा स्क्वायर 1 × 1 सेंटीमीटर का, ऑलमोस्ट आपके नाखून जितना, उसके ऊपर 5 केजी का प्रेशर है। 5 किलो इमेजिन कीजिए, 5 किलो का कोई वेट सिर्फ इतनी छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। और इसी तरीके से बाकी यूनिट्स, न्यूटन, फ्लक्स या कोई भी यूनिट इमेजिन किया जा सकता है और इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद मिलती है। वैसे ही अगर हमें कोई हिस्ट्री की डेट याद रखनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको याद रखना है कि पहला सक्सेसफुल अपोलो मिशन 1969 में हुआ था, यानी पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA 1969 में मून पर गया था। अब जब भी हमें डेट्स याद रखनी होती हैं तो हमारे दिमाग में जो एग्जिस्टिंग डेट है, जो हमें याद है, हम उसके साथ उस डेट को कंपेयर करते हैं। अब हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और पूरे 22 साल के बाद, यानी जब हमारा देश 22 साल का हो गया था, तो 1969 में US से मून तक चला गया था। और अगर अब हम नेट में सर्च करें और देखें कि हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से ईयर में बना था, तो आपको पता चलेगा ये भी 1969 में बना था। यानी जब हम इसरो को बना रहे थे उस वक्त USA मून तक पहुंच गया था। अब इस तरीके से इमेजिन करने से होगा ये कि हम इमोशनली चार्ज्ड अप हो जाते हैं और हमें कोई भी डेटा याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि हम एक स्पेशली डेडिकेटेड चैनल बनाएं जिसमें हम ना सिर्फ स्टडी की टिप्स दें कि स्टडी कैसे करनी है, बल्कि प्रॉपर सिलेबस कवर करें आपकी क्लासेस का या फिर कॉलेज का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं
तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आसान से आसान शब्दों में वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा पाएं। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे सबसे पहले वीडियोस बनाएं।